जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये जो हमारी क्लास है वो 13वें नंबर की क्लास है। इससे पहले यानी कि 12 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, तो 12 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये हमारी ये 14वें नंबर की क्लास है। मैं भूल गया था, 13वें नंबर की नहीं, 13 क्लासें हो चुकी हैं और ये 14वें नंबर की आज की क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंतर्गत विविध से, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आप लोगों को कराने के लिए जा रहे हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि ईवीएस की आप लोगों को तो मालूम है 13 क्लासें हो चुकी हैं और ये 14वें नंबर की क्लास है। विविध के क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ में ही जो नए हमारे भाई और बहन जुड़े हुए उन लोगों को हम बता दें कि आप लोगों ने अभी तक यदि यूथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, किसका, यूथ का, बहुत ही एकदम ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है और ऐसा मुझे ध्यास रहा है कि इस बार का जो सीटेट है, इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम है जो दिसंबर में होने के लिए जा रहा है, वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो बिहार की भर्ती 1.5 लाख पदों पर निकलने वाली है और तब तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों का सीटेट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के पास सीटेट की मार्कशीट होगी आपके हाथ में, चाहे आप जूनियर, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, चाहे किसी में भी फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपके पास सीटेट है तो कम से कम जूनियर और प्राइमरी में तो आप लोगों को वहाँ पर मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो काफ़ी संख्या में 1.5 लाख पद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश में भी देखो एकदम भर्ती के आसार बनते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों का इस बार का सीटेट निकलना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमने देखो एक बहुत ही आप लोगों को सरल तरीका बताया है, बहुत ही सरल तरीका बताया है। कम से कम आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो एक बात को हमेशा याद रखना, यही नहीं है कि हम दिन रात पढ़ते रहें। ठीक है, दिन रात पढ़ते रहें, कहीं ये पढ़ें कहीं वो पढ़ें और 24 घंटा लगे रहें और जब एग्ज़ाम आए तो वहाँ पर जाके हम कुछ भी ना कर पाएँ। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा तब होता है हमारे जब ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारे नंबर सही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो मेहनत थी वो एक सही दिशा में मेहनत नहीं आपने की थी। मेहनत तो आपने की है, पढ़ाई की है, लेकिन और जो आपने पढ़ा है वो आपका कहीं ना कहीं काम में ज़रूर आएगा। ऐसी बात नहीं, व्यर्थ पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आपने सही दिशा में मेहनत नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ भाई ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, फॉर्म तो उन्होंने डाल दिया, अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं तो कैसे करूं। भाई तैयारी करूं तो कैसे करूं और किस जगह करूं, सही बताने वाला भी तो होना चाहिए, सही तैयारी कराने वाली भी तो कोचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो दोस्तों आजकल क्या है कि नोट्सों की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। हम देख रहे हैं नोट्सों की कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं। तो आप लोग एकदम सावधान हो जाइएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, नोट्सों से पढ़िएगा, लेकिन सीटेट में नहीं। सीटेट में अगर नोट्सों के चक्कर में आप लोग पढ़ जाएंगे, हम अपनी बात को जल्दी जल्दी कहना चाहते हैं, अगर आप नोट्सों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्योंकि सीटेट वाला जो नोट्स कोचिंग वाले कराते हैं उनमें से कुछ भी नहीं बचता दोस्तों। हम एक बार नहीं न जाने कितनी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो वो पहले से ही हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है। इस वजह से आप लोग बस कुछ भी मत करना, आप लोग यूथ के प्रैक्टिस सेट मार्केट से लेकर के आइएगा, यूथ के, और उसमें टेट और सीटेट सब मिक्स होता है। हालांकि होता तो अलग अलग है, लेकिन सभी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को सिर्फ जो सीटेट ने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों पेपर को आपको रिवीजन करना है, उन्हीं को पढ़ना है, वहाँ पर पढ़ना है। और उसमें कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट पॉइंट दोस्तों, वो डिफ़िकल्ट पॉइंट हम अपनी क्लास में आप लोगों को बहुत ही विधिवत तरीके से समझा देते हैं। तो इसके लिए आप लोग वहाँ याद कीजिएगा यूथ प्रैक्टिस सेट में, और वही उसी क्वेश्चन पेपर से, उसी यूथ से दोस्तों हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर रिवीजन के तौर पर। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं
और जो टफ पॉइंट होता है दोस्तों उन टफ पॉइंटों को हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो देखो पेडागोजी में क्या है, साइकोलॉजी में क्या है कि ये होता है, जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के टफ वर्ड होते हैं, कोई कोई शब्द ऐसे टफ होते हैं। तो जैसे सृजनात्मकता का मतलब क्या है आप लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप समझ गए कि सृजनात्मकता का मतलब ये है कि बच्चे नई नई जानकारियाँ कलेक्ट करना, किसी भी कोई परेशानी आ जाए तो उनके दिमाग में नई नई विचार आना उस परेशानी को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब आप इसका मतलब समझ चुके हैं, तो ये आपकी मतलब समझ में हो जा जैसे ही आप सृजनात्मकता पढ़ोगे वैसे समझोगे कि बच्चे के दिमाग में नई नई बातों का आना। समझ गए आप? तो इन ऐसे पॉइंट जो टफ पॉइंट आते हैं वो पॉइंट हम आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत बताते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये 4 ऑप्शनों को हम एकदम काटने का तरीका बताते हैं, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉइंट पॉजिटिव, बहुत तरीके बताते हैं। और अगर आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, बहुत से भाई बहन लगभग ऐसे हैं, हम 1 डेढ़ महीना हो गए मुझसे जुड़े हुए, लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उन लोगों को पता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, तो 1 से 20 प्लस नंबर का हमने टारगेट रखा है। आप लोग भी फटाफट एकदम हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा। और दोस्तों देखो ये कन्फर्म है, हम देखो ना हम कहीं चले जाएंगे ना आप कहीं चले जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम दे करके आना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हैं, और क्वेश्चन होंगे आपके 100% सही। ठीक है, जो आप 10,000 रुपये लेकर के कहीं कोचिंग पे जाएंगे तो कोचिंग वाला मालूम क्या करेगा, आपके पैसे लेकर के वो आपको नोट्स देगा, बोलेगा जाओ नोट्सों को इन्हें रटो, और रटने के बाद वो क्या करेगा, जब आप प्रैक्टिस सेट के लिए बोलोगे तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर वो इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को करा देगा, बस कहानी ख़त्म। तो उससे पहले हम आपको पहले ही करा रहे हैं, फ्री बैठे घर बैठे आराम से पढ़ो भाई, मार्केट से यूथ का प्रैक्टिस सेट ले आओ, उनको लगाओ घर पे, और 1-2 घंटे मेरी क्लास ले लो, फटाफट जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के, और कहानी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और फिर आगे की जो प्रोसेस होगी फिर हम वो आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हम सुपर टेट या जो बिहार की परीक्षा होगी उसकी तैयारी वैसे भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, पहले आप लोग सीटेट निकालिएगा, हम चाहते हैं कि आपके सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक आएँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। और भले ही मुझसे आप लोग ना जुड़ें, लेकिन आप यूथ का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। लेकिन हम अपने आप से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो डीपली पॉइंट होते हैं वो हम फटाफट करके बता देते हैं, वो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो उसे हमें कैसा करना है, ठीक है, तो ये सब तरीका वहाँ पर हम एकदम विधिवत तरीके से आपको बताते हैं। आइएगा दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का, तो ये विविध से प्रश्न है, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे वो टेट के थे। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा देख लो सी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत देर से ये फालतू की बकवास बोलता है। दोस्तों ये फालतू की बकवास नहीं, ये वो चीज़ है जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड। देखो ऐसा नहीं है कि किताब खोल के आपने रख ली, धनाधन 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 पढ़ते जाएं, और जब एग्ज़ाम में जाए तो घर वाले या गांव वाले बोलेंगे कि पढ़ता तो बहुत था लेकिन नंबर कम आए। क्यों आए? तो वही रीज़न है कि उन्हीं सब चीज़ों से हम आपको दूर रखना चाहते हैं कि आप लोग एकदम, हम देखो रास्ता बता रहे हैं आप लोगों को ना कि आपको कैसा कैसा करना है। तो है जो जितना भी हमने 5-6 मिनट का टाइम लिया वो आपका सभी पढ़ाई से ही तो रिलेटेड है भाई, रास्ता तो बतानी चाहिए ना, इस वजह से ये सब आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। बताइएगा दोस्तों, क्या आपने ये जाना है, क्या ये क्वेश्चन कभी पढ़ा है? जो आप मिर्च खाते हो क्या ये अपने देश की है? अपने देश की तो नहीं है। कहाँ कहाँ से ये आई है? सबसे पहले कहाँ के व्यवसायी इस मिर्च को वहाँ से लेकर के आए हैं, आप लोग ये बताइएगा। लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी उज्बेकिस्तान, सी दक्षिण अमेरिका से, और डी अफगानिस्तान से। बताइएगा दोस्तों फटाफट, यदि आप लोगों को मालूम है तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को बता दें, दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आई है ये? दक्षिण अमेरिका से
ये मिर्च आई है। देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिणी अमेरिका। तो जो उत्तर के साइड में है तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण के साइड में दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ये हमारी मिर्च आई हुई है। वहीं के जो व्यवसायी थे तो वो व्यवसायी दोस्तों वहाँ से अपनी ये मिर्च लाई हुए थे। तो एक बार फटाफट दोस्तों इसका हम मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका यानी कि मैक्सिको, ठीक है। जो दक्षिणी अमेरिका में देश है दोस्तों एक मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिणी अमेरिका मैक्सिको से लाए थे। मैक्सिको एक देश है कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका का। वहीं के व्यवसायी थे ये, वहाँ से ये मिर्च लाए थे। मिर्च कैप्सिकस वंश के एक पादप का फल है, ठीक है। आप लोग ये भी जो मिर्च है वो किस वंश का पौधा है? वो है कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का सदस्य। बहुत बार दोस्तों ये पूछा गया है कि मिर्च है वो किस कुल का सदस्य पौधा है? तो वो है सोलेनेसी कुल। आप लोग याद रखना कौन सा? सोलेनेसी कुल। स्वाद कैसा? तीखापन सभी को मालूम है। गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? देखो हम जितना भी समझाएं आप लोगों को जो बीच बीच में पॉइंट बोलते हैं तो आप लोग उनको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने अभी 2-3 पॉइंट बोले कि मिर्च किस कुल का पौधा है, तो वो है सोलेनेसी कुल। बहुत बार कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मिर्च का मूल उद्गम कहाँ से हुआ है? मैक्सिको कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगर ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका ना आए, अगर देश के नाम लिखे आ जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? मैक्सिको, ठीक। मैक्सिको एक देश है कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का मैक्सिको देश है। वहीं से इसका मूल उद्गम हुआ है किसका? मिर्च का। अगर उसने ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका नहीं रखा तो आपने बोला सर ने बताया था दक्षिण अमेरिका, लेकिन अगर उसने मैक्सिको रख दिया यानी कि मैक्सिको ही में ही हुआ था। और मैक्सिको कहाँ पर है? अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए और डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सरल है, इसमें कोई टाइम नहीं लेंगे हम ज़्यादा। क्या होता है, धूप में इसलिए सुखाते हैं क्योंकि जो उसके अंतर्गत जो नमी होती है वो नमी पूर्ण रूप से हट जाए, इस वजह से हम इसको सुखाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। जो समझाने लायक क्वेश्चन होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं और जो सरल क्वेश्चन है वो आप लोगों को ही मालूम है। देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम का एक रूल होता है, कोई सा एग्जाम टफ हो या सरल एग्जाम हो, एग्जाम में 70% क्वेश्चन दोस्तों सरल आते हैं। क्या मेरी बात को समझना है, गौर से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में 70% क्वेश्चन है वो सरल आते हैं और 30% क्वेश्चन टफ आते हैं। अगर आपने 70% क्वेश्चन सही कर लिए तो मतलब आप लोग क्या हैं, सभी के साथ चल रहे हैं अभी, ठीक। 70% क्वेश्चन सभी के आप लोग साथ चल रहे हैं। जैसे ही आपने 70 से 71वां क्वेश्चन स्टार्ट किया टफ वाले, वैसे ही समझो आप अपने जो आप प्रतिद्वंदी बोले जाते हैं, जो आपके पास में बैठे हैं पड़ोसी, वैसे ही आपका लेवल उनसे ऊंचा उठता चला जाता है, ठीक। अब अगर आपने 70% ही आपने गलत कर दिए सरल क्वेश्चन, तो क्या होगा कि और लोग आगे निकल जाएंगे, आप दरादन करके नीचे की ओर आपकी जो लेवल है यानी कि जो मेरिट है आपकी वहीं से नीचे गिरने लगेगी। तो आप लोग सरल क्वेश्चन को कभी हल्के में मत लें, सरल को आपको अच्छे सही करना ही करना है। एक देखो कठिन तो कठिन ही है, सभी के लिए कठिन है। अगर आपने सरल गलत कर दिया तो आपके लिए एकदम प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए सरल क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के उसको सही आंसर करना। और जब आप उस 30% में जाते हैं, 30% क्वेश्चन में जाते हैं, तो उनको आप बेहद तरीके से आप लोग अच्छे से कीजिएगा दिमाग लगा के, क्योंकि वही आपकी नौकरी दिलाएंगे, ठीक है। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, एक पाठ का नाम है क्या, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई ये कहानी है, ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई ये कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए
देश बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं अपनी मृत्यु के समय में बीते। क्या थी आप बताइएगा। हाँ, कि डॉक्टर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन थे? इनका कहने का मतलब ये है, इन्होंने देखो, इन्होंने उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है, एक पार्ट लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मृत्यु के समय में वे कौन थे, जब उन्होंने लिखा था तब की नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु थी तो वो कौन थे हमारे देश के? ए ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति, डी सी भारत के राष्ट्रपति और डी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये दोस्तों भारत के कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत अच्छे राष्ट्रपति साहब थे ये, तो उन्हीं ने ये लिखा हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? तीसरे। इनका कार्यकाल, हाँ, अगर जी तीसरे थे तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट और सेकंड का नाम दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा। और इनका कार्यकाल है वो 1967 से 1969 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति पद पर थे तभी, कार्यकाल के दौरान हुई थी। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी थी। और अगर पेपर में दोस्तों ये बात आ जाए कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये किसकी पुस्तक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो, तो आप क्या नाम लेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कौन थे? भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, 1969 में। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग अभी बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत देखो मेरी बात सुनना, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के, ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? और पहले राष्ट्रपति कौन थे? और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग हो सकता है इन सभी का मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंद बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ठीक है, ये लिपि होती है। देखो, जो मैंने आप लोगों को जो साइकोलॉजी क्लास में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, जो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, जिन्हें दृष्टिबाधित बच्चे बोलते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, जब उनको दिखाई नहीं देता तो आकर उनको सुनाई देता है, और वो एक ब्रेल लिपि बनाई है लुईस ब्रेल ने। किसने? लुईस ब्रेल ने बनाई है। तो इसमें उभरे हुए पॉइंट होते हैं दोस्तों, ठीक है, अक्षर होते हैं उभरे हुए, उन्हीं को ये पकड़ पकड़ के ये लोग पढ़ते हैं। तो इनकी संख्या पूछी गई है, तो कितनी संख्या होती है? वो 6 बिंदु या संख्या कुछ भी पूछ लो, मान लो उन अक्षरों की। तो जो उभरे बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधार कितने? ये 6 बिंदुओं पर होती है दोस्तों। कितने? 6। इसको हम थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। देखो, ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। भाई थोड़ा उनको वो दिखता नहीं है बच्चों को, तो पढ़ तो नहीं सकते हैं। जब दिखता ही नहीं है तो कैसे पढ़ सकते हैं? लेकिन हाँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे? वो जो अक्षर उभरे हुए होते हैं उनको पकड़ पकड़ के, मतलब उनको स्पर्श करके। इसका जो ब्रेल लिपि था, इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने किया था। जो इसकी जो खोज थी वो लुईस ब्रेल ने की थी। कहाँ के वे थे? वो फ्रांस के थे, और वो भी एक कैसे थे? उनको भी नहीं दिख रहा था, वो भी नेत्रहीन थे। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखना। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप देखो, आप सिर्फ पढ़िएगा, बाकी की टेंशन जितनी भी है आपकी आप मुझे दीजिएगा। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। टेंशन आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में मेरे पास अपनी टेंशन भेज दो, हम आपकी टेंशन ले लेंगे, लेकिन आप पढ़िएगा। मुझे टारगेट पूरा करना है आपका 120 प्लस नंबर का। क्योंकि दोस्तों अभी जो TRE 3, TRE 1 और 2 की जो एग्ज़ाम हुआ है ना वहाँ पर बिहार में, तो वहाँ पर जिनके भी CTET में 90 नंबर से कम है, TRE 2 और 1 के, तो दोस्तों वो लोग निकाले जा रहे हैं वहाँ पर। अब समझो एक एक नंबर की कितनी महत्वपूर्ण होगा उन लोगों को, जिनका 89 नंबर होगा
और जिनका 90 होगा वो तो चले जाएंगे, और जिनका 89 तो 1 नंबर में रह गए। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के नंबर, अरे 90 89 छोड़ो, हम आपको 1 से 20 पार ले जाएंगे। निकालो कितना, कौन निकालेगा? किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे इस शिवम स्टडी क्लास वाले बच्चों को निकाल सके, क्योंकि मैं इनको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि इनके नंबर बहुत ही हाई फाई आएंगे। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? वो टाइम पूछा गया है मधुमक्खी पालन का, वो भी बिहार में, कि कौन से, मतलब कौन से टाइम में बिहार में मधुमक्खी पालन करते हैं। ए ऑप्शन अप्रैल से जून, बी जुलाई से सितंबर, और सी अक्टूबर से दिसंबर, और डी जनवरी से मार्च तक। बताइएगा दोस्तों, फटाफट आप लोग थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा, फिर भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसा कौन सा टाइम आता है जिसमें फूल ज़्यादा होते हैं। तो उसी टाइम भाई मधुमक्खी भी का पालन अच्छा होगा। फटाफट फटाफट दोस्तों। तो ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। कब से? अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अभी सरसों वरसों अक्टूबर, अभी देखो अक्टूबर ही चल रहा है। तो अभी क्या हुआ, अभी सरसों बुवाई हो चुकी है, सरसों की बुवाई हो चुकी है, और जो अरहर वगैरह बरसात की है वो भी फूली खड़ी होगी। तो उसमें क्या फूल होंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पर, सरसों में भी फूल हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। तो वहाँ पे क्या होता है, उन फूलों के माध्यम से उसका जो पराग चूस के लाती है मधुमक्खी, उसी से अपना रस बना लेती है। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आइएगा दोस्तों, इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर तक। क्वेश्चन सरल है, बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने इसे गलत कर दिया तो आपके हो सकता है कि 90 से आप 89 रह जाओ। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंटता है अपनी अपनी जगह। देखो, मैं कहते नहीं, दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। दुश्मन को चाहे कितना भी कमज़ोर है, लेकिन दुश्मन को हमेशा अपने से ताकतवर समझो कि वो मुझसे ताकतवर है, तभी आप उससे जीत सकते हो, अन्यथा नहीं जीत सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन, आप छोटा हो बड़ा हो, सरल हो कठिन हो, आप उस क्वेश्चन को हल्के में मत लो। पता नहीं वो हल्का ही क्वेश्चन मेरा ज़िंदगी बना दे, ठीक है, पता नहीं वो हल्का ही क्वेश्चन हम उससे हल्के समझ रहे तो वही मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ दे। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अबू धाबी के विषय में सही कथन, ठीक है, कौन सा? अबू धाबी। आइएगा देखते हैं क्या है अबू धाबी। ए ऑप्शन, ए है रेगिस्तानी इलाके में है। बी, ए है अबू धाबी, देखो अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, पानी है वो पेट्रोल से महंगा है। सी, कथन है ये, ठीक है दोस्तों, कथन है, आपको बताना ये सही है बात, ये सही कथन है या गलत कथन है। सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी, अबू धाबी की मुद्रा रुपयों को दीनार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर देखो विदेशी मुद्रा आ गई, ठीक है, आप लोगों को याद करने के लिए। मैंने सोचा तो था कि आप लोगों को ये सब मुद्राएं वगैरह लिखा दें, लेकिन चलो एक क्लास लेते हैं आपकी। देखो सीटेट के ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम देखो दोस्तों बैक क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन सीटेट वाला पुराने क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। तो आप लोग अभी 2-4 साल पहले के ही देखेंगे, हम बैक करा रहे हैं, आप लोग नई नई देखिएगा। तो ए ऑप्शन, ए बी और डी, और सी, बी ऑप्शन ए सी और डी, और सी ऑप्शन बी सी और डी, और डी ऑप्शन ए बी और सी। फटाफट दोस्तों बताइएगा कि अबू धाबी में क्या क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए बी और सी। आइएगा दोस्तों, देखो बिल्कुल बात सही है। अबू धाबी क्या है? यह एक रेगिस्तानी इलाका है। अबू धाबी में जो पानी है वो पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जिस तरह से देखो उल्टा हिसाब है, वहाँ पर क्या है, पेट्रोल ज़्यादा निकलती है भाई, पेट्रोलियम जो कच्चा पेट्रोल है वो निकलता है। जब धरती में अंदर जब पेट्रोल ही निकलते तो पानी कहाँ से आएगा? ये होता है दोस्तों, जिस देश में पानी ज़्यादा होता है वहाँ से पानी अबू धाबी में जाता है, और वहाँ से अब अपने यहाँ पर समझ लो पेट्रोल कितनी महंगी है, और पानी कोई कीमत है कुछ भी, हाँ हालांकि पानी की बहुत कीमत है और हम मानते हैं, लेकिन पेट्रोल से ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पर क्या है, उल्टा है यहाँ का, वहाँ पेट्रोल सस्ती है क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा है और पानी महंगा है। तो इसका मतलब हमारा ए पॉइंट सही, बी पॉइंट सही। अब सी पे आते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा कैसी है? अरबी है। लेकिन अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार नहीं कहते हैं, ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। आएगा थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो विस्तार में क्या, आप इतना ही आप लोग समझो, आप लोग इतना ही समझो कि अब देखो मुद्रा के बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं।
मुद्रा के बारे में, जो अबू धाबी की मुद्रा है उसे दिरहम कहा जाता है। अबू धाबी की मुद्रा यानी कि जो मुद्रा मतलब रुपया भाई, तो अपना अपना प्रतीक होता है। तो हमारा जो मुद्रा का प्रतीक क्या है, रुपया। उनका क्या है, दीनार। वो सॉरी, दीनार नहीं, अबू धाबी का दीनार नहीं है, उनका है दिरहम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दीनार कहाँ की मुद्रा है। आएगा दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। और आइएगा, देखो फिर से आ गई ब्रेल लिपि, बेहद इम्पोर्टेंट है। आप लोग, हम ब्रेल लिपि के बारे में आपने बहुत अच्छे से बता चुके हैं। इसमें कितने बिंदु होते हैं, इसमें बिंदु होते हैं 6। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज हुई थी लुइस ब्रेल ने। कब की थी, 1821 में की थी। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 1821 में। कहाँ के थे ये, फ्रांसीसी थे। कैसे थे ये, नेत्रहीन थे। बस यही ब्रेल लिपि है। आप लोग एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, इसमें बिंदु कितने होते हैं, बिंदु होते हैं इसके 6। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1821 में। किसने किया था, एक फ्रांसीसी थे, और वो भी कैसे थे, नेत्रहीन थे। लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। और आइएगा ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, फर्स्ट कथन है हमारा, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल बात सही है। जो ब्रेल लिपि है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रेल को मोटे कागज पर यानी कि उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सेकंड हमारा कथन है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर निर्भर होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी मेरी बात को ध्यान दिया होगा, और थोड़े से भी अगर आप हमारी बात पर ध्यान देते रहेंगे, तो आप लोग देख लेना 14 दिसंबर को मैसेज करोगे फटाफट मेरे पास। बिंदुओं की पंक्तियाँ, तीसरा पॉइंट है, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा पॉइंट है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। आइएगा दोस्तों, फटाफट मैं अभी इससे पहले आप लोगों को ब्रेल लिपि के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अब चाहे किसने इसका आविष्कार किया, कब हुआ, कहाँ के थे, कितने बिंदु हुए, सभी हम आपको बता चुके हैं। आप लोग इसका मुझे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चनों को काटते हैं इसको। तो हमने तो देखो कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, बल्कि ये क्या लिखा है, 8 बिंदु। तो मेरे भाई आप इसी को काटिएगा, जहाँ जहाँ दो, एक बार हम आपको दिखा दें। ये दूसरा पॉइंट है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। लेकिन नहीं, हमने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, और इस क्वेश्चन से पहले भी हमने आपको ये बताया कि यह जो लिपि है वो कितने 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर। जब 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये 8 लिख रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो फिर ये गलत हो गया। अब ये सही कथन दिए गए हैं यहाँ, ए बी सी और डी, ये हमारे आंसर हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से दो कहाँ किस ऑप्शन में 2 है। देखो बी पे आते हैं, यहाँ 1 2 और 4, यहाँ 2 है, तो मतलब ये काट दो। डी पे आते हैं, 1 2, यहाँ 2 है, इसे भी काट दो। और इसमें 2 पहले ही लिखा है, इसे भी काट दो। बचा हुआ हमारा ऑप्शन ए। कितना सरल है। जो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होता है वही सबसे ज़्यादा सरल होता है। बस करने का आपको तरीका आना चाहिए, और तरीका आपको शिवम स्टडी क्लास के माध्यम से आपके अंदर एकदम कूट के भरा जा रहा है। ठीक है, और बाद बाकी के ये तीनों पॉइंट जो बचे हुए हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सही है। कौन कौन से पॉइंट हैं, ब्रेल को मोटे कागज़ पर या जो बिंदु हैं, जो उभरे बिंदु बना करके लिखा जाता है। बिल्कुल बात सही है। और बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से, बिल्कुल बात सही है। जब बनाई जाएंगी तो नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, बिल्कुल बात सही है। इससे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो लोग हाथ फेरते हैं। तो दोस्तों ब्रेल लिपि से आप लोग ऐसा समझो कि 100% दोस्तों आपके क्वेश्चन आने वाला है। किससे, ब्रेल लिपि से। तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी जो ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में हुआ था। किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और ये भी एक कैसे थे, दृष्टिहीन थे। और कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। बहुत, इतना आप लोग याद रखना, बस आपका काम 100% होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट, अगर अभी तक आपने इसे शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। देखो मधुमक्खी पालन फिर से आ गया।
अभी हमने बिहार में बताया था अक्टूबर और दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन होता है। अब फिर से आगे देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन के आप लोग देखो, रटो मत, कुछ भी मत करो, नो टेंशन हो गए, आराम से उधर वो पढ़ो और हमारी अपनी ये क्लास लो। ये दोस्तों आपका अपना ही चैनल है, कोई मेरा चैनल नहीं है भाई। आप ही लोग सब जुड़े हुए हो, आप ही हम सभी लोगों का मिलकर एक परिवार है ये शिवम स्टडी परिवार। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिएगा। दोस्तों मेरा बहुत बड़ा प्लान है, मेरा बहुत बड़ा प्लान है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं खान सर बनूँगा या बनूँगा या नहीं, लेकिन मेरा ये प्लान है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस परिवार को मैं इतना बड़ा कर सकूँ, इतना बड़ा कर सकूँ कि जो भी हमारे भाई बहन ऐसे हैं, मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की समस्या है। उसकी देखो आजकल क्या है दोस्तों, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ उसी पे डिपेंड है। अगर पैसे, भले ही आपने इंटर बीएससी जैसे सरकारी स्कूल में कर ली, लेकिन आप अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कोचिंगों की फ़ीस कितनी कितनी महंगी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसे भाई और कोई बहन जो बेचारे गरीब में पढ़ने में असमर्थ हैं, ठीक है, तो मैंने उनके लिए ये कोचिंग खोली है, स्टार्ट की है। इसमें कोई शुल्क नहीं, आपसे एक पैसा भी नहीं लगेगा यहाँ पर, अभी भी नहीं। आप लोग देख लेना फटाफट, जिस हिसाब से इसमें आपके भाई और बहन आप सब लोग जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये बहुत ही बड़ा परिवार होने वाला है। तो मेरा यही एक प्लान है। और आगे भी जब प्लान सक्सेस होगा तो आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग तो साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे इसी से, कि इसमें हम हर एक बैच स्टार्ट करेंगे, कोई सा भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। चाहे मेरा भाई बहन किसी भी की तैयारी करना चाहते हैं, सबकी हम तैयारी कराएंगे इस पर, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हम कोई भी एक रुपये इस पर चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि जो भाई बहन पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं है उनके पास, मैं उनकी सेवा करूँगा, मदद करूँगा हर हाल में। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। किसके पालन में? मधुमक्खी के पालन में। फर्स्ट, हाँ देखो, एक बार क्या हुआ था, मैं क्लास पढ़ा रहा था तो एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि मतलब ये पैसा कमाने का तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, देखो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है। पैसा कमाने का उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मैंने उनसे कुछ पैसा ले लिया है क्या, या उन्होंने मेरे अकाउंट में कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दी है, बताइएगा। जो वो ऐसा बोल रही थी कि ये आपका पैसा कमाने का तरीका है। अच्छी बात है, आपने बोला, आपकी सोच है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हो, कोई बात नहीं। अब आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हमारी सोच क्या है, और आप आगे भी सोच देख सकते हो। आइएगा दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिएगा। फर्स्ट, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। आप लोग दोस्तों जो मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। और सेकंड, वो थर्ड, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा पॉइंट है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। आइएगा दोस्तों, कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, फटाफट दोस्तों मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मुझे आप लोग दीजिएगा। देखो, आप लोग इस पॉइंट को पकड़ सकते हो। मैंने क्या बोला, मधुमक्खी के जो पालन है वो अक्टूबर से दिसंबर तक। अब उन्होंने लीची की बात इसमें और कर दी। देखो आप लोग, लीची के फूल मधुमक्खी लुभाते हैं, तो लीची कहाँ है? बिहार की लीची है भैया, इसका जीआई टैग भी मिला हुआ है बिहार को। तो आप लोग बिहार में पहुंच जाइएगा। और एक पॉइंट को याद रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक। अब इसमें क्या इसने दिया है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक। तो यही मेरा पहला पॉइंट गलत हो गया है। जब पहला पॉइंट गलत हो गया है तो तीसरे पॉइंट पढ़ने से पहले, 3 पॉइंट जो बाद में आए हैं उनको पढ़ने से पहले हम क्या ऑप्शन पे जाते हैं, जहाँ जिस ऑप्शन में एक मिलेगा ना कथन, उसको हम एकदम फटाफट बगैर देरी करिए काट दें। तो बी और डी एक एक है, इन दोनों को काट दो फटा। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं? 2। अब 2 ऑप्शन आइएगा। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, बिल्कुल बात सही बात है, लुभाते हैं। फूल किसी के भी मधुमक्खियों को लुभाएंगे, क्योंकि उनमें जो परागकण होते हैं उन्हीं को लाते हैं।
उन्हीं से वो रस चूस के लाती हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ए और सी में। अब हम चलो हमारा 2 बिल्कुल सही है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है दोस्तों। ठीक, अब आते हैं चौथे नंबर पे। क्या हमारा ये चौथा पॉइंट सही है या नहीं? तो चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल बात सही है, गलत नहीं है। मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि ये जो लोग देखो, जो नेचुरली मधुमक्खी बैठी रहती है पेड़ पौधों, उसकी अलग बात है, उसे चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग से इसका जो कृत्रिम रूप से करते हैं, तैयार शहद बनाते हैं, पालन करते हैं, तो वो ऐसा करते हैं। मधुमक्खियों के लिए जो मीठा घोल बना लेते हो, तो भाई चीनी खरीदेंगे तभी तो मीठा घोल बनेगा। तो भाई उधर फल पे भी बैठेगी, फूल पे वो भी लाएगी, चीनी पे भी बैठेगी। मधुमक्खी बैठ जाती नहीं, बहुत बैठती है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में चीनी मिठाई रखी होती है, तो मधुमक्खी उस पर बैठी रहती है, तो वो भी वहाँ पर रखी रहती है, तो उनको भी ला के उसमें शहद में मिलाती है। तो ये हमारे 1 2 3 पॉइंट हमारे सही हैं। इसका मतलब हमारा सी इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं। हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। बस शर्त यही है कि हम जैसा बता रहे हैं आप लोग वैसा आपको करना होगा, ठीक है? और जितने भी टेंशन है आप मुझे दीजिएगा, 100% आप टीचर बनोगे। 100% सीटेट निकलवा के फिर आप जो जिसकी तैयारी बोलोगे, मैं जैसे आपका सीटेट निकल जाएगा ना, यूपी में सुपर टेट आएगा, मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूंगा, ठीक है? आप बिहार का जैसे शुरू होगा, मैं बिहार की करवा दूंगा। इससे पहले दोस्तों आपके पास कुछ होना तो चाहिए। आपने अभी BEd BT से ही किया है बस, क्या आपके पास कुछ भाई टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट तो है नहीं, कुछ है सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो आप इससे सबसे पहले सीटेट का सर्टिफिकेट अपने हाथ में कीजिएगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा हम बता रहे वैसा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।